हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, जीएनजी 2.0 सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। डे है आज 25। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 9 का यूनिट नंबर 2। बड़ा शानदार यूनिट है भाई, कंफर्म क्वेश्चन आएगा इसमें से एग्जाम में। पहले बता रहा हूं बेटा, इस यूनिट में से एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, तो पूरे फोकस के साथ पूरे ध्यान लगा के सुनना है बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानदार शानदार और जबरदस्त। लेट्स गो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 का यूनिट नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज। ध्यान से समझेंगे बेटा, जैसा कि मैंने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रेड पॉलिसी यानी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज बनाते हैं तो हम कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो जी, सबसे पहले ट्रेड स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो यानी कैसा ट्रेड, देखो हमें ना कहीं इंपोर्ट से प्रोटेक्शन करना होता है कंट्री को। क्यों इंपोर्ट से प्रोटेक्शन करना है? क्योंकि समटाइम्स इंपोर्ट अगर बहुत ज्यादा आ जाए मेरी कंट्री में बेटा, क्या हो जाए, इंपोर्ट बहुत ज्यादा आ जाए अगर कंट्री में, तो उससे मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट हो सकती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट कैसे होगी? क्योंकि बाहर से जितने ज्यादा प्रोडक्ट मेरी कंट्री में आ जाएगा तो मेरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कहां जाएंगे, है कि नहीं? तो मेरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भैया प्रोटेक्शन चाहिए कि इंपोर्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए। अच्छा, कभी कभी गवर्नमेंट एनकरेज भी करती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इंपोर्ट को रोकेगी ही, पर ज्यादातर कोशिश क्या रहती है कि इंपोर्ट की एक लिमिट बंदी रहे किसी तरह से, कि बहुत ज्यादा एंटर ना हो जाए, है ना। नहीं तो दूसरी कंट्री का कंट्रोल कितना ज्यादा हो जाएगा हमारे ऊपर, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस क्या करा जाता है, हम इंपोर्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, कौन कौन सी ट्रेड पॉलिसीज, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है, ये हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर। बात समझ आ गई? और पहले बता रहा हूं बेटा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा एग्जाम में से, देख लेना तो ध्यान से। चलो जी, इंडियाज रीसेंट फ्री ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में बात करें अगर, आफ्टर अवॉइडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि एफटीएस होते हैं फॉर अबाउट 10 इयर्स, इंडिया हैज एक्टिवली स्टार्टेड साइनिंग न्यू एफटीएस। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में बेच रहे हो, नहीं। फ्री ट्रेड मतलब अलाउ करना, फ्रीली मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कि वैसे तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है, जो पहले नहीं कर रहे थे हम, कर रहे थे, पर वो अब हमने साइन कर दिया है कि गुड्स का फ्रीली मूवमेंट इधर से उधर हमने अलाउ कर दिया बेटा, ठीक है ना। इट बिगैन विद मॉरिशियस, दैट इज अप्रैल 2021 से, फॉलोड बाय क्विक डील्स विद यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी कंट्रीज के साथ हुआ है, नाम दिया हुआ है, एज इट इज लर्न करना है, बाय चांस पूछा जाए एग्जाम में तो संभाल लेना भाई। यूएई सीईपीएस वाज साइंड ऑन विद इन 90 डेज एंड स्टार्टेड ऑन 1 मई 2022। कब स्टार्ट हुआ, कौन सा एग्रीमेंट, डायरेक्ट नाम और डेट, है ना। टॉक्स आर गोइंग ऑन विद यूके, कनाडा, यूई, जीसीसी कंट्रीज एंड अदर इजराइल। तो ये सब जगह अभी भी और भी एफटीएस के लिए बात चल रही है, हो सकता है अभी हो भी गई हो, पर आपके मॉड्यूल में जहां तक इंफॉर्मेशन है मैं वहां तक पढ़ना है, ठीक है ना। तो भैया फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म दो अलग अलग बातें, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई नजर आती है। कि हमने एक तरफ तो बोला है कि गुड्स का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, गुड्स शुड मूव फ्रीली विद फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, लेकिन हमें अपनी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट भी करना है। तो इसलिए हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं और प्रोटेक्शन मेजर्स को भी फॉलो करते हैं। तो फ्री भले ही है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। तो देखेंगे फ्री ट्रेड का मतलब क्या, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, प्राइसेस आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड। कि गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी, जो भी प्राइसेस वगैरह सेट होंगे वो कैसे सेट होंगे, बाय दी डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है अपने आप कर लो जो करना है, ये होता है फ्री ट्रेड। प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब है, कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है लोकल इंडस्ट्रीज को यूजिंग टैरिफ, कोटाज एंड रेगुलेशंस। बेटा इनके बारे में बढ़िया से पढ़ने वाले हैं अभी बहुत अच्छे से। टैरिफ का मतलब आप समझ लो टैक्स, सिंपल है ना। टैरिफ इज टैक्स, हम यहां पे फिर टैक्स क्यों नहीं लिख रहे, टैरिफ क्यों लिख रहे हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये वो वाला टैक्स है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। तो हमने नाम अलग कर दिया उस टैक्स का जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है, क्या नाम रख दिया, टैरिफ। कोटाज आर दी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जब मैं ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाता हूं कि इतनी ही क्वांटिटी में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज कोटाज। रेगुलेशंस तो नाम से समझ आ रहा है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, कुछ नॉर्म्स मैंने इतने स्ट्रिक्ट कर दिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया, राइट। तो दैट आर रेगुलेशंस बेटा। ट्रेड लिबरलाइजेशन, रिड्यूसिंग बैरियर्स टू अलाउ द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। क्या बोला कि भैया ट्रेड को लिबरल करना, रिड्यूसिंग द बैरियर्स, ये फ्री ट्रेड का पार्ट हो गया कि हमने बैरियर्स हटाने, ट्रेड को लिबरल करना है ना। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह हम भेज रहे हैं उसको दूसरी जगह नहीं कर रहे, ट्रेड को लिबरल करना भी जरूरी है ना, कि डोमेस्टिक मार्केट में इजिली आ सके, लेकिन फिर से प्रोवाइडेड दैट देयर आर सर्टेन कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो ध्यान से, ठीक है जी। नाउ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, भैया एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ज्यादा जॉब्स होगी, बेटर कंज्यूमर वेलफेयर होगा। अगर ट्रेड फ्री होगा हमारा, टैक्स फ्री होगा, तो क्या होगा, मजे आ जाएंगे।
मजे कैसे आ जाएंगे, कंज्यूमर का वेलफेयर हो जाएगा, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जितना ज्यादा बिजनेस भी आएगा बाहर से किसी भी फॉर्म में तो सब बढ़िया हो जाएगा। अनफेयर कंपटीशन होगा एंड हार्म टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ड्यू टू सडन एक्सपोजर टू ग्लोबल मार्केट, ये नुकसान हो सकता है। अचानक से जब एक्सपोजर होगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का नुकसान, सडन कंपटीशन, अनफेयर कंपटीशन कि भैया बाहर से अगर ज्यादा मार्केट, ज्यादा बिजनेसेस यहां पर आने लग गए, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से आने लग गई तो हमारे प्रोड्यूसर्स को कौन पूछेगा, है ना। तो इसलिए ये कंपटीशन भी अचानक से जो क्रिएट होता है वो हमारे प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट करता है। हेंस प्रेशर बिल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट एंड सपोर्ट एक्सपोर्ट्स, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ जाता है कि भैया कुछ तो कंट्रोल करो, कुछ तो रोक लो, सारा इंपोर्ट मत आने दो, फ्री रखो, लिबरलाइजेशन रखो, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस तो रखो भैया कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कुछ तो बचाओ, समझ गए। तो इसलिए सरकार के ऊपर कुछ प्रेशर आ जाता है। तो ट्रेड पॉलिसी के टूल्स क्या है, गवर्नमेंट यूजेस बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टूल्स टू कंट्रोल द ट्रेड, हर तरीके का यूज करती है बेटा, ठीक है ना। दीज टूल्स आर नॉट ऑलवेज इकोनॉमिकली साउंड एंड ऑफन डिस्टॉर्ट ट्रेड, कभी कभी बेकार भी होते हैं, जरा नहीं कि हमेशा अच्छे हो, कभी कभी ये ट्रेड को खराब करने वाले भी होते हैं, है कि नहीं है। अंडरस्टैंडिंग दीज टूल्स हेल्प्स इन बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस, तो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन हम आराम से कर सकते हैं अगर हम इन टूल्स को समझते हैं और सही से अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, तो भैया प्राइस बेस्ड लाइक टैरिफ दैट इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, एक तो हो गया प्राइस बेस्ड कि हम सिंपली क्या करेंगे, कोई भी गुड बाहर से आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। अभी इसी के हम फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं अलग अलग, अभी सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि भैया एक तो तरीका क्या है कि कोई भी गुड के ऊपर लगा दो टैक्स, दैट इज टैरिफ। दूसरा क्या है, नॉन प्राइस बेस्ड, दैट इज नॉन टैरिफ मेजर्स लाइक कोटास लगा दो, क्वालिटी चेक लगा दो, लाइसेंसिंग लगा दो, है ना। एक तो तरीका क्या है, टैक्स लगा के मैंने इंपोर्ट कंट्रोल किया, है ना। दूसरा क्या है, टैक्स नहीं लगाया लेकिन उसके ऊपर मैंने मेजर्स थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी, गाइडलाइंस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी, थोड़े से मैंने लाइसेंसिंग प्रोविजन बना दिए, थोड़ी सी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, टैक्स नहीं लगाया। तो दीज आर नॉन टैक्स मेजर्स। तो दो तरीके के हो गए, एक टैक्स वाले मेजर्स हो गए, एक नॉन टैक्स हो गए। वी कैन से टैरिफ मेजर्स एंड नॉन टैरिफ मेजर्स, राइट, सब कुछ आएगा बेटा। नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा टैरिफ्स। टैरिफ बोले तो अभी मैंने आपको बता दिया है, दैट इज टैक्स। सिंपल भाषा में टैरिफ का मतलब ही क्या होता है बेटे, टैक्स होता है। जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, हमने इसका नाम रखा है टैरिफ। सिंपल और सरल सी बात है, देखो अब जरा। तो टैरिफ्स आर टैक्स इंपोज्ड ऑन इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड, दोनों, समटाइम्स एक्सपोर्टेड पे भी होता है, जनरली इंपोर्टेड पे होता है ना। दे आर चार्ज व्हेन गुड्स क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यही हमने समझा, जब भी कोई गुड्स इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं तो आ जाते हैं टैरिफ, है ना। ईच कंट्री हैज अ टैरिफ शेड्यूल विच लिस्ट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट गुड्स, हर एक कंट्री के क्या है, डिफरेंट टैरिफ शेड्यूल है विच लिस्ट द डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट रेट हर एक गुड्स के लिए अलग अलग रेट्स है। अब हमें वो नहीं पढ़ना, डोंट वरी कि भैया कौन से गुड्स के लिए कितने कितने टैरिफ है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम टाइप्स ऑफ टैरिफ पढ़ेंगे पर उस शेड्यूल लिस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि बताओ इस वाले गुड के ऊपर कितना टैरिफ लगेगा, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना हमें, ठीक है बेटा। नाउ पर्पस क्या होता है, एक तो अभी हमने डिस्कस किया ना कि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। और एक बात बताओ, टैरिफ आएगा तो सरकार के पास भी तो पैसा आएगा, क्या आएगा सरकार के पास, पैसा, है ना। तो भैया टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग द इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, टैरिफ एनकरेज पीपल टू बाय लोकली मेड प्रोडक्ट्स, है ना। कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट को रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपनी कंट्री को, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, और लोगों को मजबूर करते हैं कि अपने गुड्स ज्यादा खरीदो रादर देन इंपोर्टिंग, ठीक है जी। उसके अलावा गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, पढ़ लिया हमने, द गवर्नमेंट अर्न्स मनी फ्रॉम द टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, है ना। उसके अलावा दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, जब गुड्स बाहर से आ रहे हैं और मैंने इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया तो होगा क्या, अल्टीमेटली यहां आते आते उनका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। हाउएवर द वर्ल्ड मार्केट प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, अब कोई गुड $100 का मेरी कंट्री में आया, मैंने उसके ऊपर लगा दिया $10 का टैरिफ, तो वो $110 का हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या मतलब उसका वर्ल्ड वाइड प्राइस 110 है, नहीं, वर्ल्ड वाइड तो उसका प्राइस यही है ना, जो है ऑलरेडी वही रहेगा बेटा, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। सिर्फ मेरी कंट्री में आके मेरी मार्केट में उसका प्राइस 110 होगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर ₹10 का टैरिफ लगाया, गेटिंग द पॉइंट। तो वर्ल्ड वाइड प्राइस वही रहता है, सिर्फ मेरी मार्केट में चेंज होगा, यानी डोमेस्टिक मार्केट में। तो दिस हेल्प्स रिड्यूस द इंपोर्ट्स बाय डिक्रीजिंग द डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। तो अल्टीमेटली मेरे इंपोर्ट थोड़े कंट्रोल होते हैं और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ती है और फॉरेन गुड्स की डिमांड कम होती है जब हम इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ लगाते हैं, ठीक है जी। नाउ फॉर्म्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर से जितने भी फॉर्म्स आपको टैरिफ के मिलेंगे बेटा एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, आएगा ही आएगा, फिर से देख लो। सारे टैरिफ्स आपको ढंग से पता होने चाहिए, क्वेश्चन में सीधा सिचुएशन देगा कि बताओ ये वाली सिचुएशन है तो कौन से टैरिफ की बात हो रही है, समझ गए। तो देखो नाउ इफ
होता है बेटा स्पेसिफिक टैरिफ। जब हम टैरिफ लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट क्वांटिटी, कि किसी कमोडिटी की पर यूनिट के हिसाब से टैरिफ लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी कमोडिटी के 10 यूनिट मंगाए बाहर से, कितने यूनिट मंगाए बेटा 10 यूनिट्स, और मैंने बोला है पर यूनिट पे 1000 रुपीज का टैरिफ होगा, तो कितना टैरिफ हो गया, सीधा 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 हो गया बेटा 1000 इंटू 10, दैट इज मेरे बच्चों 10,000 का टैरिफ हो गया। मेरे को इन 10 यूनिट में हर एक यूनिट का प्राइस कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने क्या रखा है, मैंने रखा है बेटा फिक्स्ड अमाउंट ऑन द पर यूनिट क्वांटिटी वेट या मेजरमेंट के हिसाब से, जिसमें प्राइस के बारे में कोई बात नहीं हो रही, यानी प्राइस के हिसाब से नहीं लग रहा टैरिफ, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, वेट या मेजरमेंट के हिसाब से लग रहा है। सिंपल है जी। देखो जी 1000 चार्ज पर इंपोर्टेड बाइसाइकिल, नो मैटर ऑफ इट्स प्राइस, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, अब प्राइस अगर बढ़ेगा तो सरकार को फिर बुरा लगेगा, है ना। कोई ये पहले मान लो इन 10 यूनिट्स का जो प्राइस था हर एक यूनिट का, मान लो 1 लाख रुपए था, वैसे तो मैंने पहले ही ज्यादा ले लिया, पर चलो अभी 1 लाख से मान लो पर यूनिट का प्राइस बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया, सरकार को क्या टैरिफ पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सरकार ने टैरिफ तो क्वांटिटी पे लगाया हुआ था। सरकार करेगी ओहो प्राइस तो बढ़ गया पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ इससे, तो यहां पर नुकसान गवर्नमेंट को हो जाता है कि नहीं। तो देखो एज द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस द टैरिफ बिकम लेस प्रोटेक्टिव, इट्स वैल्यू स्टेज द सेम, और फिर प्रोटेक्शन भी नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो चलो छोड़ो, मेन बात है प्रोटेक्शन वाला फीचर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट का कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसमें अगर छोटा सा एक अमाउंट का टैरिफ है तो ठीक है दे देंगे भाई, तो उससे वो जो प्रोटेक्शन वाला फीचर है, जो प्रोटेक्शन वाला पर्पस है टैरिफ का, वो भी फुलफिल नहीं हो पाता, है ना। तो नो नीड टू नो द वैल्यू ऑफ द गुड, सो कस्टम वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई कस्टम वैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने टैरिफ लगाना ही क्वांटिटी के हिसाब से तो कस्टम वैल्यूएशन क्या करना है करके, राइट बच्चों। चलो नाउ अगला है बेटा एड वोलेरम टैरिफ। अब ये इसका उल्टा हो गया, क्योंकि अब मेरे को यूनिट से मतलब नहीं है, अब जो भी प्राइस है कमोडिटी का, जो भी आप बाहर से मंगा रहे हो जो भी चीज है, उसके प्राइस के बेसिस पर लगेगा फिक्स्ड परसेंटेज का टैरिफ। क्या बोला ध्यान से, अब परसेंटेज बेस्ड टैरिफ ऑन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है ना। अब जो भी कमोडिटी बाहर से आ रही है, मैंने बोला है कि इसका जो भी प्राइस होगा उसके प्राइस पे एक फिक्स परसेंटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि 10% का टैरिफ है, तो अगर कोई 1 लाख रुपए की चीज बाहर से आ रही है बेटा, तो इसके ऊपर है बच्चे 10% का टैरिफ, तो 1 लाख का 10% इज 10,000 टैरिफ, और अगर ये चीज 2 लाख की हो गई तो 20,000 हो जाएगा टैरिफ। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी टैरिफ भी बढ़ता जाएगा। क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, अमाउंट से। अमाउंट के ऊपर फिक्स परसेंटेज का टैरिफ होगा, अमाउंट बढ़ेगा तो टैरिफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। समझ आ गई बात। तो देखो जी 20% टैरिफ रखा हमने 5,000 रुपए की बाइसाइकिल पे, तो 1,000 हो गया, प्राइस राइज हो गया 10,000, तो भैया टैरिफ भी हो गया 2,000। जैसे ही प्राइस बढ़ा मेरा टैरिफ भी बढ़ गया। एडवांटेज क्या है, ऑलवेज मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नो मैटर ऑफ द प्राइस। तो भैया ये जो प्रोटेक्शन रखने वाला फीचर था टैरिफ का, कि हमें प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, ये ज्यादा सक्सेसफुल होता है, ज्यादा कारगर होता है एड वोलेरम टैरिफ में, क्योंकि प्राइस के साथ साथ टैरिफ भी मूव कर रहा है ना, तो ये ज्यादा प्रोटेक्शन देगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। लिमिटेशन क्या है, इंपोर्टर्स में अंडर वैल्यू द इनवॉइस टू पे द लेस ड्यूटी। भैया लूप होल तो हर कोई ढूंढ ही लेता है हर जगह यार, कि इंपोर्टर क्या करेगा, ज्यादा वैल्यू दिखाएगा ही नहीं प्रोडक्ट की, वैल्यू का इनवॉइस ही कम कर देगा प्रोडक्ट का, तो इनवॉइस कम होगा तो टैक्स कम जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा हमारा, यहां पर क्या होगा बेटा, वैल्यू मैटर करती है, यूनिट्स मैटर नहीं करते, सिंपल। स्टिल वाइडली यूज्ड ग्लोबली ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी विद द प्राइस चेंज। ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला टैरिफ है ये, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस होता है, तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टैरिफ यही वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा वेरिएशन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ। जो अभी हमने 2 तरह के टैरिफ्स पढ़े, इसके अंदर भी गवर्नमेंट वेरिएशन कर सकती है। कैसे, हमने पढ़ा कि या तो टैरिफ हम वैल्यू के बेसिस पर लगाएंगे या प्राइस के बेसिस पर लगाएंगे। यहां क्या है देखो कि भैया एक होता है मिक्स्ड टैरिफ, कि गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों तरह के टैरिफ लगा के देखती है, प्राइस बेसिस पर भी लगा के देखती है और क्वांटिटी के बेसिस पर भी लगा के देखती है, और जो दोनों में से हाईएस्ट होता है वो कलेक्ट कर लेती है। जो भी दोनों में से हाईएस्ट होता है उसे कलेक्ट कर लेती है। क्या बोला कि प्राइस पे बेस पे भी लगा दिया, फिक्स अमाउंट भी और फिक्स परसेंटेज भी, जो हाईएस्ट था उसको उठा के कलेक्ट कर लिया, सिंपल है ना। तो देखो कॉम्बिनेशन लगाया दोनों का और हायर को अप्लाई कर दिया, 5% लगाया एड वोलेरम या 3,000 पर टन ऑफ कॉटन, विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में से हायर है वो हमने कलेक्ट कर लिया, सिंपल। कंपाउंड में क्या है, गवर्नमेंट कहती है अब हम हायर वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों लगाएंगे दोनों कलेक्ट करेंगे, कि गवर्नमेंट कहती है हम फिक्स परसेंटेज भी लगाएंगे और फिक्स अमाउंट भी लगाएंगे। तो बेटा दोनों तरह के टैरिफ्स लगाए और दोनों कलेक्ट कर लिए, दोनों तरह के टैरिफ्स लगाए और दोनों के दोनों ही कलेक्ट कर लिए, ठीक है। चलो तो देखो बोथ स्पेसिफिक एंड एड वोलेरम, स्पेसिफिक भी लगा दिया एड वोलेरम भी लगा दिया और दोनों कलेक्ट कर लिए। कंपाउंड एग्जांपल क्या है, जैसे 5% ऑफ द वैल्यू और 1000 पर केजी, ऐसे लगा के दोनों कर दिए। नाउ नेक्स्ट है बेटा टेक्निकल या अदर टैरिफ का पार्ट देखोगे। टेक्निकल में क्या है, बेस्ड ऑन द कंपोनेंट और कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मान लो
कि एक ना कोई मेन प्रोडक्ट है और एक उसके साथ एंसिलरी प्रोडक्ट है। टेक्निकल टैरिफ कब आएगा, ध्यान से, जैसे टीवी के साथ रिमोट है, तो क्या दोनों पे सेम टैरिफ होगा? नहीं, मेन प्रोडक्ट पे अलग से टैरिफ कलेक्ट होगा अलग तरीके से, जो उसके साथ जुड़ा हुआ छोटा एडिशनली एंसिलरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अलग तरीके से टैरिफ कलेक्ट होगा। जैसे देखो, हमने लिया 3,000 रुपए पर सोलर पैनल पे टैरिफ, और बैटरी पे लगाया 50 रुपए पर केजी, है ना। अब ऐसा नहीं करा हमने कि भैया दोनों पे 50 रुपए पर यूनिट लगा दिया हो या पर केजी, नहीं है, ये तो केजी के हिसाब से लगा, इस पे लगा यूनिट के हिसाब से, और अमाउंट भी अलग। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल टैरिफ की, कि कोई मेन प्रोडक्ट और उसका एंसिलरी छोटा मोटा प्रोडक्ट भी आ रहा है अगर साथ में, तो हमने मेन पे अलग तरीके से लगाया टैरिफ, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ प्रोडक्ट था उसके ऊपर अलग तरीके से लगाया टैरिफ। सिंपल है। नाउ टैरिफ रेट कोटास, बेटा मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, इनके अंदर से एक ना एक टैरिफ, ये दो भी आ सकते हैं, एक तो मिनिमम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए। वो आपको सिचुएशन देंगे कि ऐसे लग रहा है टैरिफ, बताओ किस टैरिफ की बात हो रही है, समझ गए ना। अच्छा देखो, टैरिफ रेट कोटा क्या है, यहां पर नाम आ गया कोटास, कि हमने एक लिमिट लगा दी कि फॉर एग्जांपल किसी कमोडिटी के 10 यूनिट तक अगर आप मंगाते हो तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको क्रॉस करोगे लिमिट को तो टैक्स लग जाएगा। क्या बोला बेटा कि 10 यूनिट्स तक तो कोई लिमिट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है यानी कि, लेकिन जैसे वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो हायर टैक्स लग जाएगा अच्छा खासा। तो देखो, लो टैरिफ फॉर इंपोर्टेड गुड्स विद इन द कोटा लिमिट, टैरिफ नहीं है या लो है किसी भी तरह से, लेकिन हाई टैरिफ लगेगा जैसे ही वो लिमिट या कोटा क्रॉस हो जाएगा। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होगी अच्छा खासा हायर अमाउंट ऑफ टैरिफ या टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, मजेदार टॉपिक भाई। मोस्ट फेवर्ड नेशन ना आपका अगले यूनिट में भी आने वाला है, यहां समझ लेते हैं। जो WTO की मेंबर कंट्रीज हैं, ध्यान से, जितनी भी WTO की मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे से सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ रखेंगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब जो बेनिफिट आप एक कंट्री को दे रहे हो टैरिफ का, वो आपको सबको देना पड़ेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैरिफ क्या कहता है, ध्यान से, टैरिफ रेट प्रॉमिस टू WTO मेंबर्स अनलेस, इसकी मैं बात करता हूं अभी, और यूजुअली द मैक्सिमम टैरिफ अप्लाइड टू WTO मेंबर्स। तो भैया जो WTO मेंबर्स अपने आपस में क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैरिफ तय कर लेते हैं और वही सबके साथ होता है सेम। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखिए कि टैरिफ रेट जो प्रॉमिस होगा WTO मेंबर्स के बीच में वही रहेगा अनलेस प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट एग्जिस्ट। हो सकता है कि किसी एक कंट्री के साथ आपने प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट कर रखा हो कि चलो बाकी सबके साथ हम 10% करेंगे, तुम्हारे साथ 8%। समझ गए मेरी बात। MFN के अंदर बेटा टोटल 3 बातें ध्यान से समझेंगे, कि पहले तो हम कह रहे हैं कि सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ विद द WTO मेंबर कंट्री सेम, और हो सकता है, ये दूसरी बात है कि हो सकता है आपने WTO मेंबर कंट्रीज में किसी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा हो, है ना, इसी को हम एक नाम भी बोलते हैं, भी बताऊंगा। तो उससे आप क्या करेंगे, कम रेट ऑफ टैरिफ चार्ज करेंगे। और कोई नॉन WTO मेंबर कंट्री है, जब आप उसके साथ ट्रेड करेंगे तो आपका टैरिफ का रेट क्या होगा, हायर होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो बेटा जो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट वाली बात है, इसके लिए हम एक सिस्टम का नाम यूज करते हैं, जनरलाइज्ड प्रेफरेंशियल सिस्टम, ऐसे करके नाम है हमारे पास, है ना, जनरलाइज्ड प्रेफरेंशियल सिस्टम, कुछ ऐसे नाम है, देखना एक बारी, जनरलाइज्ड प्रेफरेंशियल सिस्टम। ठीक है। इस सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट करते हैं किसी कंट्री के साथ, और हो सकता है हम उससे कम रेट चार्ज करें। सिंपल है। नाउ वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ क्या है, कोई खास टैरिफ, मतलब ये है कि हमने कोई फिक्स रेट डिसाइड नहीं करा। वेरिएबल नाम इसलिए यूज हो रहा है कि जस्ट टू मैच द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विद द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कमोडिटी, कि बाहर से कोई चीज 70 रुपए की आ रही है फॉर एग्जांपल, और मेरी कंट्री में वो 100 की है, तो मैं इस पे 30 का टैक्स लगा दूं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। मतलब मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होना चाहिए ना, तो बाहर से 70 की आ रही है अगर, और मेरे यहाँ 100 की है, तो मैं इसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाऊंगा जिससे मेरी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कमोडिटी के प्राइस बराबर हो जाए। समझ गए। अगर 60 की आती तो मैं 40 का टैरिफ लगाता। तो देखें जरा इसको जल्दी से, क्या लिखा बेटा, टैरिफ एडजस्टेड, टैरिफ को हमने एडजस्ट करा है टू मैच द डोमेस्टिक प्राइस प्रिवेंटिंग चीपर इंपोर्ट्स, ताकि ज्यादा सस्ते इंपोर्ट बाहर से ना आ पाए। ठीक है जी। प्रेफरेंशियल टैरिफ आ गया, देखो जो हमने जो वहां पढ़ा था ना, ये वही है। लोअर टैरिफ, कुछ कंट्रीज के साथ आप हो सकता है अलग से एग्रीमेंट कर लें कि भैया आपसे हम कम चार्ज करेंगे, बाकी सबसे ज्यादा, है ना। तो लोअर टैरिफ फॉर कंट्रीज इन स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे नाफ्टा और यूरोपियन यूनियन। सम डेवलपिंग कंट्रीज गेट यूनिलेटरल बेनिफिट अंडर द स्कीम लाइक GSP, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है ना। तो क्या बोला हमने कि कुछ कंट्रीज को, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज को इसका बेनिफिट मिल जाता है ना। क्या बोला बेटा, यूनिलेटरल। एक और बात भी है, ये नहीं है कि अगर किसी कंट्री को आपने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उससे कम टैरिफ रखा है उसके ऊपर, तो वो भी आपसे कम चार्ज करेगी, नहीं, ये जरूरी नहीं है। वन साइडेड बेनिफिट, वन साइडेड बेनिफिट जब मिल जाता है किसी एक कंट्री को अलग से, तो वहां पर जो टैरिफ लग रहा है दैट इज प्रेफरेंशियल टैरिफ अंडर द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। एक ही नाम है, मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है जी।
तो इस सिस्टम के तहत आप किसी कंट्री के साथ अलग से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम आपसे कम चार्ज करेंगे, आप हमारे से जो ज्यादा चार्ज कर रहे हो ठीक है, पर हम आपसे कम चार्ज करेंगे, बेनिफिट दे रहे हो आप किसी कंट्री को। ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज को ये बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है जी। नाउ बाउंड टैरिफ, बाउंड से क्या पता लग रहा है कि भैया जो भी आप टैरिफ डिसाइड कर रहे हो आपस में, कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर रही है, टैरिफ डिसाइड कर रही है, उसमें मैक्सिमम टैरिफ तय कर लेती हैं कि ये मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। टैरिफ को कैसे फाइनलाइज कर रही है, मैक्सिमम डिसाइड करके कि ये हमारा मैक्सिमम टैरिफ होगा, इससे ज्यादा हम चार्ज नहीं करेंगे। सिंपल है, द मैक्सिमम टैरिफ लिमिट अ कंट्री कमिट्स टू अंडर WTO रूल्स, कि भैया एक मैक्सिमम टैरिफ हमने डिसाइड कर लिया कि इससे ज्यादा नहीं होगा, कुछ भी उससे कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं होगा, सिंपल। कांट रेज अबव दिस लिमिट विदाउट नेगोशिएशन एंड कंपनसेशन, प्रॉपर नेगोशिएशन कंपनसेशन हो गए अगर और एग्री करेंगे दोनों कंट्रीज तब जाके होगा, वरना जनरली इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो बाउंड से वर्ड क्या याद रखना है, मैक्सिमम टैरिफ। नाउ अप्लाइड टैरिफ, जब बहुत सारे तरह के टैरिफ्स को लेकर लड़ाई चल रही है, एग्रीमेंट चल रहे हैं, तो हमने फाइनलाइज कैसे करना है टैरिफ, जो भी तरीका होगा, पर लास्ट में जो टैरिफ लगेगा उसका नाम हमने रख दिया अप्लाइड टैरिफ, कि फाइनली जो टैरिफ लग रहा है, जैसे हमने बाउंड कर दिया 20%, ठीक है कि अब उसके अंदर फ्लक्चुएशन चल रही है, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो 15 करेंगे, तो ये जो फाइनल डिसाइड हुआ दैट इज कॉल्ड अप्लाइड टैरिफ, ठीक है, जो फाइनली अप्लाई हुआ। तो देखो द एक्चुअल टैरिफ चार्ज ऑन इंपोर्ट्स कैन बी लोअर देन बाउंड टैरिफ, बाउंड से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा एस्केलेटेड टैरिफ, इसके भी आने के चांसेस है, जब किसी कमोडिटी का एक फिनिश गुड भी है और रॉ मटेरियल दोनों चीजें, तो ध्यान रखो फिनिश गुड के ऊपर लगेगा ज्यादा टैरिफ, रॉ मटेरियल पे लगेगा बच्चों कम टैरिफ। क्या बोला मैंने, फिनिश गुड्स पे लगेगा ज्यादा अमाउंट ऑफ टैरिफ, रॉ मटेरियल पे हम लगाएंगे कम अमाउंट ऑफ टैरिफ, ऐसे याद रखना है। हायर टैरिफ ऑन फिनिश गुड एंड लोअर ऑन रॉ मटेरियल, तो फेवर करता है डेवलप कंट्रीज को और लिमिट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द डेवलपिंग नेशंस, ठीक है जी। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको थोड़ा सा फेवर मिल जाता है इसके अंदर, है कि नहीं, और जो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को थोड़ा सा लिमिट कर देता है, समझ गए, ताकि ज्यादा फिनिश गुड को ना कर पाए इंपोर्ट, राइट, एक्सपोर्ट ना कर पाए, तो इसलिए क्या करते हैं फिनिश गुड्स पे ज्यादा और रॉ मटेरियल पे कम, समझ गए। नाउ प्रोहिबिटिव टैरिफ, कि मेरे को किसी प्रोडक्ट को आने ही नहीं देना, तो मैं उसके ऊपर डायरेक्ट बैन नहीं लगा पा रहा, पर मैंने उसके ऊपर टैरिफ इतना ज्यादा लगा दिया कि हो ही नहीं पाया, इंपोर्ट ही नहीं हो पाया, मैंने टैरिफ ही इतना ज्यादा चार्ज कर दिया कि वो इंपोर्ट ही नहीं हो पाया। क्या बोला बेटा, सेट सो हाई दैट इट इफेक्टिवली स्टॉप्स ऑल इंपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कि वो इंपोर्ट ही रुक गया, कि इतना ज्यादा मुश्किल हो गया लोगों को उसके लिए पे करना, कि इतना ज्यादा टैरिफ लग गया कि लोग उसके लिए पे ही नहीं कर पाए, समझ गए। नाउ इंपोर्ट सब्सिडीज, ये है बेटा नेगेटिव टैरिफ, ध्यान से, ये हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ चार्ज नहीं कर रही, गवर्नमेंट उल्टा सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट यहां पर रिवर्स रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है आने दो इंपोर्ट्स को। सर्टेन इंपोर्ट्स में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है, तो गवर्नमेंट कहती है पैसे हमसे ले लो पर आप इंपोर्ट करो इस चीज को, हो सकता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कोई चीज हो, वेलबींग के लिए कोई चीज हो, सोशल वेलफेयर के लिए कोई इंपोर्ट हो रहा हो, तो वहां पर गवर्नमेंट एनकरेज करती है, क्या करती है बेटा, एनकरेजमेंट करती है और सब्सिडीज देती है कि करो इसको इंपोर्ट, बढ़ावा देती है ना। तो इंपोर्ट सब्सिडीज, गवर्नमेंट गिव्स मनी टू इंपोर्टर्स फॉर ब्रिंगिंग इन सर्टेन गुड्स, फायदा देती है उसको, है ना। इट एक्ट्स लाइक अ नेगेटिव टैरिफ, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग टैक्स गवर्नमेंट पेज, यहां पर गवर्नमेंट उल्टा देती है पैसे कि ये लो हमसे पैसे लो, इंपोर्ट करो इसको। कैन बी गिवन पर यूनिट के हिसाब से और एज अ परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस तरीके का इंपोर्ट है, उस पर सरकार डिसाइड करेगी कि भैया हमें वैल्यू के हिसाब से देना है कि परसेंटेज देना है, राइट, गवर्नमेंट की मर्जी है। टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसा करने से कि सस्ते से जितना हो सके उतना सस्ता है हमारी कंट्री में प्रोडक्ट और कंट्री में उसको ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। तो जब इंपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है गवर्नमेंट तो क्या करती है, इंपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट है बेटा टैरिफ रिस्पॉन्ड टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस, इसके अंदर हमारे पास आएंगे दो टैरिफ्स, ये इसी के पार्ट है, ये एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग, ध्यान से समझेंगे। कभी कभी गवर्नमेंट वैसे कोई टैरिफ नहीं लगाना चाहती, लेकिन अगर दिख रहा है कि कुछ ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, कुछ ट्रेड खराब हो रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए सरकार टैरिफ लगाती है। अब वो गड़बड़ किस तरह की हो सकती है बेटा, किसी ना किसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए सरकार टैरिफ लगाती है, और वो गड़बड़ को हमने यहाँ पे नाम दिया है ट्रेड डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। ट्रेड डिस्टॉर्शन मतलब ट्रेड में कोई गड़बड़, ट्रेड में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ऐसा लग रहा है कि कोई गलत तरीके से ट्रेड कर रहा है हमारी कंट्री में, या गलत प्राइस पे कोई चीज आ रही है, तो उसको करेक्ट करने के लिए सरकार क्या लगाती है, टैरिफ्स। कौन कौन से देखो जरा, क्या लिखा है, टैरिफ इंपोज इन रिस्पॉन्स टू अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक डंपिंग और सब्सिडीज, दोनों बताऊंगा अभी। देखो एंटी डंपिंग क्या मतलब क्या है, पहले तो डंपिंग समझ आना चाहिए। डंपिंग के अगेंस्ट लगेगी एंटी डंपिंग, सब्सिडीज के अगेंस्ट लगेगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ध्यान से समझते हैं। डंपिंग मतलब जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में अपने किसी प्रोडक्ट को कम प्राइस में लॉन्च कर देती है, जैसे चाइना मान लो सबसे ज्यादा डंपिंग करती है इंडिया में,
कम प्राइस में प्रोडक्ट को यहां पर फेंक के चले जाती है ना, तो उससे क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट होती है कि नहीं होती। तो जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री में डंप कर दे अपने प्रोडक्ट को, फेंक दे कूड़े के भाव सस्ते में, तो वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट उसको सेटल करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो देखेंगे एक्स्ट्रा टैरिफ व्हेन फॉरेन गुड्स आर सोल्ड बिलो फेयर वैल्यू। हमने क्या कहा, यहां पर एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जब फॉरेन गुड्स सोल्ड हो रहे हैं बिलो द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू से कम प्राइस पर सोल्ड हो रहे हैं, तो हमने क्या लगा दिया, एक एक्स्ट्रा टैरिफ, उसको बैलेंस आउट करने के लिए। एम्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन। अनफेयर कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, अगर सस्ते में जा रहे हैं प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिशन खराब हो रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जांपल देखेंगे, इंडिया इंपोज ड्यूटीज ऑन स्टील फ्रॉम चाइना इन 2017, तो एग्जांपल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का। काउंटर वेलिंग समझेंगे, उससे पहले आपको पहले सब्सिडी समझ आना चाहिए बेटा, ध्यान से। कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब हम इंडिया, मान लो हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री से, तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उस कंट्री की गवर्नमेंट ने वहां के एक्सपोर्टर को दे दी सब्सिडी। क्या बोला मैंने, एक्सपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे दी। एग्जांपल देखते हैं, मान लो बाहर से कोई चीज $500 की मेरी कंट्री में आने वाली थी, लेकिन क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी वहां के एक्सपोर्टर को, मतलब उसको तो पेमेंट चाहिए थी $500 की, मैं उससे इंपोर्ट करने वाला था, मैं उसको $500 दे देता, बात खत्म हो जाती, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दे दी। वहां की गवर्नमेंट ने उसको $50 की सब्सिडी दे दी, उन्होंने कहा तू $50 हमसे ले और कर एक्सपोर्ट। अब ऐसा करने से जो एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट थी $500 की, वो अब कितनी रह गई, सिर्फ $450 की। अब तो नहीं चाहिए ना उसको 500, क्योंकि $50 वहां की गवर्नमेंट ने ही उसको दे दिए। वैसे उसको $500 चाहिए थे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दे दी, तो अब उसको सिर्फ चाहिए $450। कितने चाहिए बेटा, $450 ही चाहिए। अब ऐसा करने की वजह से मेरे को दिक्कत हो गई, मैं कौन हूं, इंडिया, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी कि यार $500 के आ रहे थे, अब मेरी कंट्री में आते आते तो 450 के हो गए, मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खराब कर देंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐसी सब्सिडी मिल रही है तो हम उतनी ही यहां पर ड्यूटी लगा के इसका प्राइस फिर से 500 कर देंगे। हम लाएंगे इसको 500 को, अपनी कंट्री में 500 से कम का नहीं ला सकते, नहीं तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाएगी। तुम्हारी सब्सिडी के चक्कर में हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाएगी, तो जितना भी तुम्हें सब्सिडी मिली है उतने की ही हम ड्यूटी लगा देंगे ऊपर से और उसको बैलेंस आउट कर देंगे। समझ गए? तो देखो, तो यानी कि आया 450 तक, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर वापस से $50 की ही काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगी। क्या लगा देगी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, विच इज इम्पोज टू काउंटर द सब्सिडी गिवन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू द एक्सपोर्टर। समझ गए? उसके एक्सपोर्टर को जो वहां की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उसको काउंटर करने के लिए जो हम ड्यूटी लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। देखो, टैरिफ्स टू ऑफसेट द एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स, एंश्योर फेयर कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। एग्जांपल देखो, 12.5% सीवीडी ऑन गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट फ्रॉम एशियन इन 2016, ये एक्चुअल में जो हुआ है, मतलब वहां से आ रहा था इतना, उनको सब्सिडी मिल गई होगी, तो उतनी ही हमने यहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी। जितना कोई प्रोडक्ट सब्सिडाइज होकर आ रहा है उतना ही मैं उसके ऊपर ड्यूटी लगा के उसको बराबर कर रहा हूं। समझ गए बेटा? सो दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ टैरिफ जो हमने पढ़े। ठीक, कंफर्म टैरिफ आएगा इनमें से कोई ना कोई, सारे टैरिफ ढंग से पढ़ के जाना भाई, सबको कीवर्ड से याद रखना। समझ गए? आगे देखते हैं इफेक्ट क्या होता है जब हम टैरिफ लगा ही देते हैं, फाइनली टैरिफ लगी जाता है, तो उससे होता क्या है? सबसे पहले इट रिड्यूसेस द इंटरनेशनल ट्रेड। भैया जो हमारा पर्पस है, हमने लगाया क्यों था? रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, राइट? तो टैरिफ्स मेक इंपोर्ट कॉस्टलियर, रिड्यूसिंग द बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, दोनों मेरे रुक जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। एक्सपोर्टिंग कंट्री लूज द मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्टिंग कंट्री का मार्केट एक्सेस खत्म, इतना टैक्स कौन देगा, तो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर के लिए महंगा हो गया, इंपोर्टेड गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, कंज्यूमर्स पेज मोर एंड बाय लेस एंड रिड्यूसिंग देयर कंज्यूमर सरप्लस। है ना, लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा पे कर रहे हैं, बाय कम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है? उनका कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हो जाता है। भैया चीज महंगी हो रही है, अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता है ना, तो ये बात इंटरनेशनल लेवल में भी अप्लाई होती है। टैक्स लगने की वजह से चीजें महंगी हो रही है तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है ना, तो लोग कम खरीदेंगे। बूस्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे यहाँ के इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स को एक बूस्ट मिल जाता है कि यहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना। हायर प्राइसेस मेक लोकल गुड्स मोर कॉम्पिटिटिव, प्रोटेक्ट एंड एनकरेज द लोकल प्रोडक्शन। ठीक है जी, हायर प्राइस मेक लोकल गुड्स हमारे ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ के प्रोडक्शन को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाते हैं बाहर के कंपटीशन से, जो अल्टीमेट पर्पस था टैरिफ का वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है कि नहीं? उसके अलावा प्रोड्यूसर का बेनिफिट होता है, भैया यहां पर बाहर से हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो क्या है? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर गेन मोर बेनिफिट ड्यू टू लेस फॉरेन कंपटीशन, देयर प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीजेस, क्योंकि बाहर से कंपटीशन नहीं आया ना, तो उन्हीं का प्रोडक्ट बिक रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट हो रहा है उनको, सिंपल। लोकल जॉब्स बढ़ती है, हायर प्रॉफिट एंड डिमांड एनकरेज एग्जिस्टिंग फर्म्स टू एक्सपेंड,
जब यहां पर डिमांड बढ़ेगी तो यहां पर बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी। न्यू फर्म्स में एंटर, इंक्रीजिंग द इंप्लॉयमेंट, और नई फर्म्स आएंगी मार्केट में, जॉब्स बढ़ेंगी लोगों की, है ना। डिस्ट्रॉयड द ट्रेड एफिशिएंसी, टैरिफ इग्नोर द कंपैरेटिव एडवांटेज। ये एक और इफेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बोल सकते हैं, कि हम कंपैरेटिव एडवांटेज जो हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में उसको हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। हम उस कंसेप्ट को पूरा इग्नोर करके चलते हैं कि चाहे हम एफिशिएंट भी हो किसी चीज की प्रोडक्शन में, हम नहीं करेंगे तब भी, क्योंकि टैरिफ को देख के चलेंगे हम सिर्फ। मतलब हमारा मेन एम क्या होगा, सिर्फ टैक्स को चेक करना कि ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है। लीड्स टू इनएफिशिएंट प्रोडक्शन एट होम एंड अब्रॉड, क्या हो जाती है हमारी प्रोडक्शन थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो जाती है, राइट। रेजेस द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ऑब्वियसली ये मेन ऑब्जेक्टिव था शुरुआत से कि प्रोटेक्शन करना गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना, तो बढ़ जाएगा भैया, जब टैरिफ ज्यादा लगेगा तो सरकार का रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। टैरिफ कलेक्शन जनरेट इनकम फॉर गवर्नमेंट्स। उसके बाद शिफ्ट टुवर्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ मेजर्स, धीरे धीरे शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। जब विद, देखो क्या लिखा है, विद ग्लोबल टैरिफ रिडक्शन कंट्रीज नाउ यूजेस नॉन टैरिफ मेजर्स, कि भले ही कई जगहों पर टैक्स को हमने कम कर दिया टैरिफ मेजर्स को, लेकिन उसकी जगह उसका जुड़वा भाई आ गया अब, कि हमें तो ट्रेड कंट्रोल करना है ना, इंपोर्ट को किसी तरह कंट्रोल करना है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अफेक्ट ना हो, तो हमने नॉन टैरिफ मेजर्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने शुरू कर दिए, जिससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट कंट्रोल हो जाएगा और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो भाई कोटा, स्टैंडर्ड्स, ये सब अभी पढ़ेंगे हम। नॉन टैरिफ मेजर्स आर लेस विजिबल बट मोर रेस्ट्रिक्टिव, रिड्यूसिंग द बेनिफिट ऑफ टैरिफ कट्स, है ना। टैरिफ कम कर दिए हमने एक तरफ, तो ऐसा लगेगा बेनिफिट हो गया, अब तो इंपोर्ट ज्यादा हो सकता है, नहीं, हमने उसकी जगह लगा दिए नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसके अंदर हम रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाएंगे, है ना, कंडीशन ज्यादा लगाएंगे, रूल्स ज्यादा फॉलो करने को बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट में इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसीजर कि आसानी से इंपोर्ट हो ही नहीं पाएगा और मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो जाएंगी। मतलब इतना मुश्किल कर देंगे उसके अंदर, प्रोसीजर को भी पढ़ेंगे हम कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर कर देंगे, या फिर ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, या फिर ये गाइडलाइन फॉलो करो, लेबलिंग गाइडलाइन, मार्केट जो आपका क्या कहते हैं, पैकेजिंग गाइडलाइन, बहुत सारी चीजें, तो वो सबको फॉलो करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा कि इंपोर्ट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट को आसान नहीं बनाया, मुश्किल कर दिया, टैक्स नहीं लगाया, लेकिन समझ गए। तो देखेंगे नाउ नॉन टैरिफ मेजर्स की बात कर रहे हैं, क्या बोला हमने, जिसके अंदर अब हम टैक्स नहीं लगा रहे पर कुछ और तरीके यूज कर रहे हैं जिससे हम ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखेंगे, नॉन टैरिफ मेजर्स आर ट्रेड रिलेटेड रूल्स, पॉलिसीज और रेगुलेशंस अदर देन टैरिफ, कोई टैक्स नहीं है बेटा, दैट इफेक्ट ट्रेड वॉल्यूम, प्राइसेस और बोथ, जिससे दोनों पे इफेक्ट जा सकता है, ट्रेड वॉल्यूम पे भी, प्राइसेस पे भी, या दोनों पे, ठीक है। दे आर नॉट विजिबल लाइक टैरिफ्स, क्योंकि उसके अंदर तो दिख रहा है कि $100 की चीज आई, आपने उसे $50 का टैरिफ लगा दिया, बहुत ज्यादा बता रहा हूं वैसे तो मैं, पर एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, तो दिख रहा है कि इतने की चीज इतने की से मैंने बढ़ा दी। ये वाला कैसा मेजर है जो हम पढ़ रहे हैं कि दिख नहीं रहा कहीं पर लेकिन फिर भी मुश्किल हो रहा है लोगों को। जब जो पर्सन एक्चुअल में इंपोर्ट कर रहा है उसको पता लग रहा है भगवान ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तब जाके इंपोर्ट होगा, यहां से अप्रूवल लेना है, ये लाइसेंस लेना है, मुश्किल कर दिया, है ना। तो देखेंगे, बट स्टिल इंपैक्ट करता है ट्रेड को बाय रेस्ट्रिक्टिंग और फैसिलिटेटिंग। कई बार हम फैसिलिटेट भी करते हैं, एनकरेज भी करते हैं, दोनों चीजें, पर ज्यादातर हम रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। तो देखो दो चीजें बेटा, नॉन टैरिफ मेजर्स वर्सेस नॉन टैरिफ बैरियर्स। आपके मॉड्यूल के हिसाब से एक स्टेटमेंट बोली गई है कि दोनों वैसे तो सेम ही है, दोनों में डिफरेंशिएट करना कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि दोनों में हम कर तो सेम ही चीज रहे कि टैक्स नहीं लगा रहे, विदाउट टैक्स हम इंपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोक नहीं रहे, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि नॉन टैरिफ मेजर्स में हम प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, है ना, और जब नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं तो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिस्करेज करने की इंपोर्ट को, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या है, ऑल गवर्नमेंट मेजर दैट अफेक्ट द ट्रेड कैन बी न्यूट्रल और हेल्पफुल, दोनों हो सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, अ सबसेट ऑफ नॉन टैरिफ मेजर, मेन बात कि नॉन टैरिफ बैरियर इसका पार्ट ही है, नॉन टैरिफ बैरियर्स आर दी पार्ट ऑफ नॉन टैरिफ मेजर, तभी बोल रहे हैं कि उसका सबसेट है, मैथमेटिकल टर्म है ना। प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेटरी और प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, है ना। हम डिस्क्रिमिनेटरी या प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बना रहे हैं। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब डिफरेंशिएट करना, ये हम यूज करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर के लिए। प्रोटेक्शनिज्म जब हम यूज करते हैं तो नॉन टैरिफ मेजर के लिए, ऐसे समझ सकते हैं। वैसे जनरली दोनों सेम ही है, दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करते हम लगभग सेम काम ही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं इंपोर्ट को, ठीक है जी। चलो नाउ ऑल गवर्नमेंट मेजर दैट अफेक्ट द ट्रेड एंड कैन बी न्यूट्रल हेल्पफुल, ये कर लिया हमने बेटा, इसके अंदर कवर है ना, ये कवर कर लिया हमने ऊपर। एग्जांपल देखेंगे नॉन टैरिफ मेजर के, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी और हेल्थ रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इंपोर्ट कोटास, पैकेजिंग और लेबलिंग रूल्स। कहीं पर भी मैंने टैक्स की बात करी, इन सब चीजों में ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, हम कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं कि भैया प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड फॉलो करो, सेफ्टी और हेल्थ रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो करो, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट पूरी करो, इंपोर्ट के ऊपर कोटास लगा दिए कि इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। पैकेजिंग और लेबलिंग रूल्स बना दिए, राइट।
फिर आता है लेजिटिमेट यूज ऑफ एनटीएम, सम एनटीएम्स आर अलाउड अंडर डब्ल्यूटीओ रूल्स, एग्जांपल अंडर द ट्रेड बैरियर्स एंड एसपीएस, अभी आएगा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी अभी आएगा बेटा, ये चीजें आएंगी डिटेल में। इंटेंडेड टू किस लिए बनाए, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट एंड नॉट टू रेस्ट्रिक्ट ट्रेड अनफेयरली। ध्यान से, मेन किस लिए बेटा, जो नॉन टैरिफ मेजर्स है, ये मेन टर्म है आपकी यहां पर, कि हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्थ सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, है ना, कि किसी भी यहां पर किसी की हेल्थ को कोई इफेक्ट ना हो, कोई भी ऐसी बीमारी फैलने वाली चीज हो, मान लो कंटेजियस चीज का इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, या कोई भी ऐसी चीज जिससे यहां पर लोगों को जान को नुकसान हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे यहाँ का एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा हो, ऐसी कोई भी चीज अलाउ नहीं करेंगे, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होंगी, उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर होगा, सब फॉलो करना पड़ेगा। तो दीज आर कवर्ड अंडर नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है जी। एंड नॉट टू रेस्ट्रिक्ट ट्रेड अनफेयरली, ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से हम ट्रेड को रोक रहे हैं, नहीं, सच में हम ऐसी चीजों के ऊपर लाइसेंसिंग प्रोविजन लगा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जैसे कोविड-19 था कि बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए, है कि नहीं है, या कोई भी ऐसी तरह की चीज जिससे एनवायरमेंट अफेक्ट हो जाए, लोगों की जान को नुकसान हो, यहाँ पर लोगों का लाइफ का डेंजर हो यहाँ पर, तो ऐसी कोई भी चीज को हम अलाउ नहीं करते अंडर नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है ना। तो ये हम कह रहे हैं कि अनफेयरली हम ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फेयर तरीके से कर रहे हैं, जो कि जेन्युइन है, राइट। नाउ डिफिकल्ट टू, देखो लिखा हुआ आपके पास चैलेंज है, डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनटीएम्स दैट आर जेन्युइन एंड दोज यूज्ड टू ब्लॉक फॉरेन गुड्स अनफेयरली, ठीक है ना, कई बार इनके बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। नाउ एनटीएम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर नेचर, पर्पस एंड एप्लीकेशन। अब कौन कौन से हमारे पास है देखेंगे ध्यान से। पहला आ रहा है टेक्निकल मेजर्स। टेक्निकल में क्या है बेटा, रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स लाइक क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट, अभी पढ़ा हमने, एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, टेक्निकल मेजर्स के अंदर, जहां पर हम किस बारे में बात करेंगे, क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। दूसरा आएगा टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, प्लांट, एनिमल, एनवायरमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें आएंगी टेक्निकल मेजर में। फिर आएगा एग्जांपल में देखो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। ये इसके बेटा एग्जांपल्स हैं जो हम ज्यादातर लगाते हैं, मैंने पीछे भी पढ़ाया था आपको। क्या समझ आया, क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, प्लांट, एनिमल, एनवायरमेंट, तो यानी कि कहीं ना कहीं सेफ्टी रीजंस की बात हो रही है कि कंट्री में कोई डेंजर ना हो, तो उन सब चीज से बचाने के लिए जो मेजर्स यूज करते हैं दैट आर टेक्निकल मेजर्स। और कौन किस किस तरीके से, जैसे एग्जांपल के तौर पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड बना दिए, एनवायरमेंट की रेगुलेशंस की भैया ये चीज इस एनवायरमेंट के रेगुलेशन के तहत ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बना दिया हमने, ठीक है ना। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। फिर आता है नॉन टेक्निकल, रिलेटेड टू ट्रेड प्रोसीजर एंड पॉलिसीज, नॉट द प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट कुछ भी है, मतलब डिपेंड करता है ना, यहां पर तो प्रोडक्ट के हिसाब से था, यहां पर हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। यहां पर किस तरह की मेजर्स है कि भैया प्रोसीजर फॉलो करो, पॉलिसीज को फॉलो करो, सारा लीगल सब तरीके ठीक से फॉलो करो, है ना। तो देखो हार्ड मेजर जिसके अंदर हम प्राइस और क्वांटिटी कंट्रोल करते हैं, एग्जांपल इंपोर्ट कोटास, मिनिमम प्राइसिंग रूल्स, जहां पर हमने ये सारे रूल सेट कर दिए कि मिनिमम ये सब सेट होगा, ठीक है। थ्रेट मेजर्स यूज्ड एज अ रिस्पांस टू अनफेयर ट्रेड, अनफेयर ट्रेड के लिए थ्रेट मेजर्स बना दिए कि अगर गलत ट्रेड हुआ तो उसके ऊपर हम इतनी पेनल्टी लगा देंगे, ये इस तरीके से पनिशमेंट होगी, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स, ये सब इसका एग्जांपल हो सकता है ना। अदर में क्या आएगा, फाइनेंशियल रूल्स और इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस की, इतनी ही इन्वेस्टमेंट अलाउड होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अमाउंट्स में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से तो समझ रहे हो जरूरत से ज्यादा आ गई तो कंट्रोल भी तो आ जाएगा उनका पूरा, तो हम नहीं चाहते कि हम सारा कंट्रोल बाहर किसी को दें, तो हम इसलिए क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि इस लिमिट के अंदर अंदर ही अलाउड होगी इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा नहीं होगी, है ना। स्पेशल ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस, क्रेडिट कंडीशंस, ठीक है जी। ये सब किस में बात कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल में, ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा इंपोर्ट रिलेटेड मेजर्स अप्लाइड बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज टू इनकमिंग गुड्स। इंपोर्ट रिलेटेड तो समझ आ रहा है, जो कंट्री में आ रहे हैं उससे रिलेटेड, है ना। एग्जांपल में देखेंगे इंपोर्ट लाइसेंस, हेल्थ चेक लगा दिया हमने, प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स बना दिए हमने। प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स मतलब प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स कर दिया, मुश्किल कर दिया। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन कंप्लाइंग विद ट्रेड रूल्स, एग्जांपल देखो डिले कर दिया प्रोडक्ट टेस्टिंग को, सर्टिफिकेशन को, मजे लेना जानबूझ के, सर्टिफिकेट आराम से देंगे, अभी नहीं दे रहे, सर्टिफिकेट लेना है कोई इंपोर्टिंग के लिए, वो हम दे ही नहीं रहे, एक दिन में, एक महीना वेट करो, तो मुश्किल हो रही है ना लोगों को, तो लोग क्या करेंगे फिर उससे हटेंगे पीछे, ज्यादा आसानी से इंपोर्ट नहीं करेंगे, कम करेंगे, है ना। कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क कर दिया, इनएफिशिएंट कस्टमर प्रोसेस कर दिया, तो सारी चीजें इतनी मुश्किल कर दी लोगों के लिए कि इंपोर्ट हो गई नहीं। ऐसे ही कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड भी हो सकती है, अप्लाइड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑन आउटगोइंग गुड्स, जैसे एक्सपोर्ट बैन या कोटास, इंपोर्ट रिलेटेड होती है, तो एक्सपोर्ट रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट पे भी बैन्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, ठीक है जी। नाउ अब टेक्निकल मेजर देखेंगे एक बारी, क्या क्या पढ़ा हमने। दे आर मैंडेटरी रूल्स और स्टैंडर्ड्स अप्लाइड टू एंश्योर हेल्थ, सेफ्टी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, यही पढ़ा ना हमने कि हेल्थ, सेफ्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है बेटा। तो इसके अंदर एक आता है एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, जो कि हम हाइजीन से रिलेटेड बात करते हैं कि कंट्री में कोई भी बीमारी, दुख, पीड़ा ना आए किसी को, किसी के लाइफ का नुकसान ना हो, कोई
एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, है ना। तो इस तरह की चीजों से जब हम प्रोटेक्शन मेजर्स बनाते हैं, दैट आर कवर्ड अंडर एसपीएस मेजर्स, aimed at protecting humans, animals and plant from health risk, that is pest, disease और chemicals, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इंक्लूड बैन्स ऑन अनसेफ इंपोर्ट, हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, लिमिट ऑन पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू। तो जब हम इस तरह के कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं तो दैट आर कवर्ड अंडर एसपीएस मेजर्स अंडर टेक्निकल मेजर, ठीक है जी। एग्जांपल्स में बैन ऑन पोल्ट्री फ्रॉम एवियन फ्लू अफेक्टेड कंट्रीज, हमने पोल्ट्री के ऊपर पूरा बैन ही लगा दिया, बंद कर दिया उसको। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर मीट एंड पोल्ट्री, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लगा दिया, है ना, मीट और पोल्ट्री के ऊपर। ये तो था हमारा इसके अंदर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। फिर आता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड आर दी पार्ट ऑफ टेक्निकल नॉन टैरिफ बैरियर्स, है ना, जो हमारा ये देखेंगे ध्यान से। अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, चाहे फूड हो या नॉन फूड हो। इसके अंदर किस चीज से रिलेटेड बात होगी बेटा? साइज, डिजाइन, परफॉर्मेंस, पैकेजिंग, लेबलिंग। देखो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं लगा रूल्स ही नहीं, सबको हमने कैटेगराइज कर दिया बस अलग अलग, है ना। इसमें साइज, डिजाइन, परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी। ऑल्सो इंक्लूड टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर। इंस्पेक्शन प्रोसीजर चेक करेंगे अच्छे से, लेबलिंग रिक्वायरमेंट, सारी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि नहीं है। पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर एंड एनवायरमेंट, बट मे ऑल्सो बी यूज्ड टू ब्लॉक द इंपोर्ट अनफेयरली। दोनों तरीके से इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने वाली बात भी हो रही है, और मान लो इंपोर्ट गलत तरीके से हो रहा है, अनफेयरली हो रहा है, तो उसलिए भी हो सकता है, ठीक है ना। चैलेंज क्या है? मीटिंग डिफरेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्रीज रेजेस द कॉस्ट एंड रिड्यूसेस द कॉम्पिटिटिवनेस फॉर द एक्सपोर्टर्स, है ना। इससे कॉम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं कम हो जाती है। एग्जांपल देखेंगे, क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इको लेबल्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड यूज करते हैं ना। क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इको लेबल्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स, ठीक है बच्चों। चलो नाउ नॉन टेक्निकल में देखेंगे, दीज आर ट्रेड रिलेटेड रूल्स और रेस्ट्रिक्शन नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक दैट अफेक्ट द इंपोर्ट कंडीशन, प्राइसिंग, लाइसेंसिंग, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बात करी थी ना हमने। तो दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट से बचाने के लिए होते हैं, ध्यान से। इंपोर्ट कोटा समझ आ गया? इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, सिंपल। तो लिमिट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। टाइप्स देखेंगे, एब्सोल्यूट कोटा यानी फिक्स क्वांटिटी कर दी पर ईयर कि पूरे साल में इतना सिर्फ इतना कर सकते हो। टैरिफ रेट कोटा क्या हो गया? ये लगभग वही है जो हमने उसमें पढ़ा था, है ना, कि इतनी क्वांटिटी तक कोई टैरिफ नहीं, इसके बाद होगा तो टैरिफ लग जाएगा। लो टैरिफ अप टू अ लिमिट, हाई टैरिफ बियॉन्ड दैट। तो दोनों में आ गया, क्योंकि इसमें कोटा की बात भी हो रही है और टैरिफ तो है ही, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो ये उसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, है ना। रेजेस द डोमेस्टिक प्राइस एंड हेल्प लोकल प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर पे मोर। अब ऐसा करने से क्या होता है? जब इंपोर्ट को क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ जाते हैं और लोकल प्रोड्यूसर्स को हेल्प मिलती है, कंज्यूमर ज्यादा पे करता है। तो जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके मजे आ जाते हैं कि भाई बाहर से इंपोर्ट कर नहीं पा रहे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को यहीं से लेना पड़ेगा, और प्रोड्यूसर यहाँ पे प्राइस बढ़ा देता है, तो प्रोड्यूसर का सरप्लस बढ़ जाता है ना। प्राइस कंट्रोल मेजर हो सकती है, भैया मिनिमम इंपोर्ट प्राइस सेट कर दिया और ऐड कर दिया एक्स्ट्रा चार्जेस। टैक्स नहीं है पर लाइक टैक्सेस, वैसे हम कह रहे हैं नॉन टैक्स है, पर हमने उसके अंदर चार्जेस बोल के पैसे ऐड कर दिए कि पेनल्टी है, टैक्स नहीं है ये हमने एक्स्ट्रा चार्जेस बोल के ऐड कर दिए। आ तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ही रहा है, पर हमने उसका नाम टैक्स नहीं रखा, हमने बोला चार्जेस, है ना, जिससे इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई। एग्जांपल देखेंगे, मिनिमम प्राइस फॉर सल्फर इंपोर्ट। हमने ये बोला कि मिनिमम इतने प्राइस पर इंपोर्ट होगा, इससे कम में इंपोर्ट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपने उसका प्राइस बढ़ा ही दिया ना। टैरिफ लगा के भी हम प्राइस बढ़ाते ही हैं, तो बस नाम अलग दे दिया यहाँ पर। अब कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, एक ही बात है ना, कौन सा कान पकड़ा मैंने, जो भी है। तो उसके बाद आता है बेटा नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोविजन, यानी रिक्वायर स्पेशल अप्रूवल, कि अपने आप से लाइसेंस नहीं मिल जाएगा, लेना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। स्पेशल अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग टू इंपोर्ट द सर्टेन आइटम्स। एग्जांपल देखेंगे, इंडिया रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। भैया इसके अंदर प्रॉपर लाइसेंसिंग की जरूरत है, प्रॉपर अप्रूवल्स की जरूरत है, होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। आगे देखेंगे, फाइनेंशियल मेजर में क्या है? कंट्रोल एंड लिमिट द फॉरेन एक्सचेंज यूज्ड फॉर इंपोर्ट्स। जो भी पैसा बाहर से आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्जन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर लिमिट, है ना। एग्जांपल देखेंगे, इंपोर्टर मस्ट पे पार्ट ऑफ द वैल्यू इन द एडवांस और डिनाइड करेंसी फॉर सम गुड्स। कुछ पार्ट पहले दे दे भैया, उसके बाद बाकी होगी, है ना। मतलब हमने क्या करा, इंपोर्टर मस्ट पे पार्ट ऑफ द वैल्यू इन एडवांस। अभी इंपोर्ट हुआ नहीं है, पैसे पहले दे दे भाई, तो उनको तो लगेगा यार इंपोर्ट अभी करना नहीं, पैसे पहले मांग रहे, तो कहीं ना कहीं उनको फंसा रहे हैं चीजों में, जिससे उनको ऐसा लगे कि यार इससे अच्छा तो हम यही बना लेते हैं, यहाँ की किसी चीज को खरीद लेते हैं डोमेस्टिकली। इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल करना। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या बेटा? ट्रिम्स बोलते हैं इसको। यूज ऑफ लोकल कंटेंट। एग्जांपल 25% ऑफ द कार पास मस्ट बी लोकल, कि कार बननी है तो कहा कि 25% इन्वेस्टमेंट यहीं की होगी, 75% बाहर से आ सकती है, लेकिन 25% जो हम रखेंगे वो यहीं की इन्वेस्टमेंट रखेंगे। फिर लिमिट ऑन इंपोर्ट क्वांटिटीज टाइड टू एक्सपोर्ट लेवल्स। क्या करा हमने? इंपोर्ट क्वांटिटीज के ऊपर क्या लगा दी? लिमिट्स, ठीक है जी।
मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, गवर्नमेंट ओनली इंपोर्ट राइट्स और प्रेफरेंस टू लोकल फर्म्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ लोकल फर्म्स को प्रेफरेंस दे रही है कि यही यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो और कोई नहीं करेगा, स्पेशल प्रेफरेंस दे दी है ना। एग्जांपल, ओनली स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंपोर्ट द सर्टेन गुड्स। हमने यहां पर क्या, गवर्नमेंट ने क्या करा, सबको परमिशन नहीं दी, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, स्पेसिफिक फर्म्स को दे दी परमिशन कि तुम कर लो इंपोर्ट, बस और कोई नहीं करेगा। फिर गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट प्रेफर डोमेस्टिक सप्लायर्स इवन इफ फॉरेन गुड्स आर चीपर। गवर्नमेंट कह रही है डोमेस्टिक सप्लायर से ही लो, चाहे बाहर से सस्ता भी क्यों नहीं मिल रहा, तब भी डोमेस्टिक सप्लायर कोई दो रेलेवेंस। डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन, लिमिट हु कैन सेल द इंपोर्टेड गुड्स। भैया ये लो, ये कर दिया कि इंपोर्ट कर लो सब, पर बेच सिर्फ यही सकता है। तो ऐसा करने से लोगों को क्या लगेगा कि हम इंपोर्ट ही क्यों करें फिर जब हम बेच नहीं सकते। तो मतलब इंपोर्टेड गुड्स को सेल करने की परमिशन सिर्फ फ्यू लोगों को दी है ना। एग्जांपल देखिए, फ्रूट्स ओनली सोल्ड इन रेफ्रिजरेटेड आउटलेट्स वाली जगहों पर ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो लिमिटेड लोगों को सेल करने की परमिशन देने से भी आप इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट करती है ना। ठीक है जी। रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज, गवर्नमेंट कहती है कि जो आफ्टर की, ठीक है कर लो, आप बाहर से इन्वेस्टमेंट कर लो, जो भी करना है, ओनली लोकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स कैन ऑफर द आफ्टर सेल सपोर्ट फॉर द इंपोर्ट्स। कि कर लो, बाहर से इंपोर्ट कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसकी आफ्टर सेल सर्विस होगी वो हम देंगे, वो तुम नहीं दोगे। तुम इंपोर्ट करो यहाँ पे और भूल जाओ बस, अब आप बाहर से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, कि इसकी जो भी आफ्टर सेल सर्विस होगी वो हम देंगे। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क, डिले, रेड टेप्स इंक्रीजेस कॉस्ट एंड डिस्करेज द इंपोर्ट। भैया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया कि डिले हो रहा है, चीजें कहीं ना कहीं है ना लेट हो रही है, तो और परेशानी हो रही है इंपोर्ट करने में, तो दिक्कत आ रही है। फिर आता बेटा रूल ऑफ ओरिजिन। अब ध्यान से समझो कि मान लो मैंने किसी कंट्री के साथ बोला हुआ है कि मैं इस कंट्री से ज्यादा रेट ऑफ टैरिफ चार्ज करूंगा। अब उस कंट्री ने किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करा, उसने किसी और को करा, क्या बोला मैंने ए कंट्री से बोला हुआ था कि मैं इससे 20% टैरिफ चार्ज करूंगा। अब ए ने बी को कर दिया एक्सपोर्ट, बी ने सी को कर दिया, अब सी मुझे कर रहा है, इंडिया को ऐसे ले रहे हैं ना। लेकिन अब एक बात बताओ, ओरिजिनेट तो ये ए से ही हुए, तो मैं सी से जो टैरिफ चार्ज करूंगा वो अकॉर्डिंगली करूंगा जो मेरे को ए से लेना है, समझ गए। तो मैंने एक कंडीशन डाल दी कि रूल ऑफ ओरिजिन का डॉक्यूमेंट दिखाओ पहले कि ओरिजिनेट कहां से हुए, मैं उस हिसाब से टैरिफ लूंगा। तो ऐसा करने से मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया ट्रेड को, है ना। ट्रेड कॉम्प्लेक्स हो गया, हर एक को रूल ऑफ ओरिजिन लेके चलना पड़ेगा, समझ मेरी बात। तो देखो, डिसाइड वेयर अ प्रोडक्ट इज फ्रॉम टू अप्लाई टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन, की कहां से है गुड, तो टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन उस हिसाब से लगाई जाएगी फिर, है ना। कॉम्प्लिकेटेड फॉर गुड्स विद कंपोनेंट फ्रॉम मल्टीपल कंट्री, जो मैंने एग्जांपल लिया अभी, जब मल्टीपल कंट्री से कंपोनेंट्स आते हैं तो उन पे रूल ऑफ ओरिजिन लगा दिया मैंने। अब सबका रूल ऑफ ओरिजिन चेक होगा, उसके हिसाब से टैरिफ लगेगा। तो मुश्किल कर दिया ना, तो जितना मुश्किल होगा उतना इंपोर्ट कंट्रोल होगा, है ना। सेफगार्ड मेजर, टेम्परेरी इंपोर्ट लिमिट इफ लोकल इंडस्ट्रीज हर्ट बाय इंपोर्ट सर्ज। मान लो कि इंपोर्ट हो रहा है पर मैंने क्या करा, टेम्परेरी बैन कर दिया कि अभी मेरे को इस कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना, बाद में कर लेंगे फ्यूचर में। मस्ट बी टाइम बाउंड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, क्या कर दिया मैंने, टाइम बाउंड कर दिया कि इतने टाइम के अंदर अंदर होगा, पर नॉन कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, एक टाइम बाउंड कर दिया कि 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 महीने के लिए, मैं इतने टाइम तक इंपोर्ट नहीं करूं, उसके बाद कर लेंगे, है ना। फिर आता बेटा एम्बार्गोज, ये टर्म आपसे अलग से पूछी जा सकती है। एम्बार्गोज का सिंपल मतलब क्या है, जब आप कंप्लीट बैन करते हैं, कंप्लीट बैन ऑन ट्रेड, किसी कंट्री के साथ आप पूरा कांटा मार देते हैं कि इससे तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, कंप्लीट बैन। ऑफन फॉर पॉलिटिकल और हेल्थ रीजन, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल देखिए, बैन ऑन ट्रेड विद कॉन्फ्लिक्ट जोन, किसी कंट्री के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट जोन चल रहा है, उसके साथ आपने क्या कर दिया, ट्रेड कंप्लीटली बैन, तो दैट इज कॉल्ड एम्बार्गोस। ठीक है कि नहीं है बच्चों। अब एक्सपोर्ट मेजर्स देखो जी, इंपोर्ट मेजर्स हैं बहुत सारी, पर हम एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट को कंट्रोल करते हैं वैसे एक्सपोर्ट भी कंट्रोल हो सकता है। तो देखेंगे एक्सपोर्ट बैन्स, गवर्नमेंट कई बार प्रोहिबिट करती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, जैसे अनियन, व्हीट ड्यूरिंग डोमेस्टिक शॉर्टेज। इंक्रीज कर सकती है डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बट रेजेस द ग्लोबल प्राइसेस बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई। क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है। मतलब समझो ना, हम क्यों कर रहे हैं एक्सपोर्ट को बैन, भैया सारा फोकस अगर एक्सपोर्ट करने में लगा देंगे तो यहां कब प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा फोकस क्या है, डोमेस्टिकली इंक्रीज करना प्रोडक्शन को, डोमेस्टिकली अवेलेबिलिटी बढ़ाना, तो उस केस में हम एक्सपोर्ट को बैन भी कर सकते हैं, है ना। एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दो, टैक्स इंपोज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स आइदर पर यूनिट या परसेंटेज, कुछ भी ऐड बोल रहे हम जिसकी हम बात करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, डोमेस्टिक प्राइस कम होगा, इंक्रीजेस द डोमेस्टिक कंजम्पशन, थोड़ी डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ के भी प्रोड्यूसर्स का थोड़ा फायदा होगा, डोमेस्टिकली वैल्यू बढ़ेगी और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी थोड़ी सी, है कि नहीं। तो सरकार इंपोर्ट के साथ साथ बेटा एक्सपोर्ट पे भी मेजर्स बना सकती है, एक्सपोर्ट पे भी रूल्स बना सकती है, एक्सपोर्ट पे भी टैक्स कलेक्ट कर सकती है, बैन भी कर सकती है एक्सपोर्ट। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई बेटा, बढ़िया से। चलो, एक्सपोर्ट सब्सिडीज हो सकती है, जब गवर्नमेंट चाहते हैं कि ज्यादा हो एक्सपोर्ट तो सब्सिडीज दे सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स टू हेल्प देम स्टे कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना,
कि भैया कंपटीशन में बने रहे और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज, मतलब कई बार एक्सपोर्ट को जरूरी नहीं, बैन ही करना है, एक्सपोर्ट करना भी तो जरूरी है, पैसा कहां से आएगा कंट्री में, है ना। ड्यूटी ड्रॉबैक्स लगा दिया, यानी रिफंड कर दिया इंपोर्ट ड्यूटीज को, सब्सिडीज दे दी, ग्रांट्स दे दिए, लोन दे दिए एक्सपोर्टर को, बेनिफिट दे रहे हो उनको, हेल्प, ये लो करो एक्सपोर्ट। ड्यूटी फ्री एक्सेस कर दिया इंपोर्ट रॉ मटेरियल को कि बुलाओ रॉ मटेरियल मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ और बेचो, ठीक है जी। बूस्ट कर दिया एक्सपोर्ट को एंड काउंटर बैलेंस दी इंपोर्ट बैरियर, जो भी इंपोर्ट बैरियर्स है सबको काउंटर बैलेंस कर दिया एक्सपोर्ट को बढ़ावा देके। फिर बेटा इंपॉर्टेंट टर्म है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रेंट्स, कि अपनी मर्जी से एक्सपोर्टिंग कंट्री समटाइम वॉलंटरी रेस्ट्रेन कर देते कि नहीं हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो, अ सेल्फ इंपोज्ड एक्सपोर्ट लिमिट बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री यूजुअली अंडर प्रेशर फ्रॉम द इंपोर्टिंग कंट्री। इंपोर्टिंग कंट्री से किसी तरह का प्रेशर आ रहा है तो हम अपने आप को खुद ही रोक देते हैं कि नहीं हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे फिलहाल। ऑफन अ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज टू अवॉइड द टफर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, इंपोर्टिंग कंट्री से प्रेशर आ रहा है तो हम खुद ही अपने आप को रोक देते हैं, तो दैट इज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेन, कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, सरकार की मर्जी है ऐसा। देखो इससे क्या होगा, फिर से एक्सपोर्ट रिड्यूस होंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे यहां पर, और डोमेस्टिक यहां पर जो हमारी कंट्री है, जो इंडस्ट्रीज है यहां पर, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना, प्रोटेक्टिंग इंपोर्ट कॉम्पीटिंग इंडस्ट्रीज। बढ़िया, समझ आया बेटा। बहुत ही ज्यादा मजेदार और शानदार चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर मैं कहूंगा, सिंपल सिंपल टर्म्स है, एक बार रीडिंग देंगे वीडियो के बाद और बेटा बढ़िया से समझ आएगा। आई होप वीडियो सब बच्चों को बढ़िया से क्लियर हुई होगी। लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट करके जाएं बेटा कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।